हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम आपके चैनल 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, इसका आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 मैंने पहले ही पढ़ाकर अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप जाकर वो देख लो। ठीक है, तो चलिए अभी हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने क्या किया था, सॉरी लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी देखा था, फिर हमने मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी भी देखा था, और फिर हमने ये भी पढ़ लिया था कि डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। तो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव का क्या रोल रहा है हिस्टोरियोग्राफी की डेवलपमेंट में, ये भी हमने देखा था। और अभी लास्ट हमने पढ़ना था सारे के सारे नोटेबल स्कॉलर्स, जैसे कि रेने डेस्कार्ट्स, वोल्टायर, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल, ऐसे बहुत सारे नोटेबल स्कॉलर्स जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हिस्टोरियोग्राफी की डेवलपमेंट में। उनको आज हम पढ़ेंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको दिया गया है द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेनी स्कॉलर आर इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, लेट अस हैव अ लुक एट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्यू नोटेबल स्कॉलर्स। तो यहाँ पे बोला गया कि नोटेबल स्कॉलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट में, और हमें अभी उन्हीं का रोल सारा देखना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये पेज देखिए बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया, मैं यहाँ पे सही पेज पे आता हूँ, ये रहा। तो सबसे पहले हमारे रेने डेस्कार्ट्स, तो देखिए सब टाइम के हिसाब से है। सबसे पहले मेजर नोटेबल स्कॉलर थे, साल 1596 में बॉर्न हुए थे, और साल 1650 में इनकी डेथ हो गई थी। इनका नाम था रेने डेस्कार्ट्स। अब पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या किया। रेने डेस्कार्ट्स वॉज अमंग द फोरमोस्ट ही वॉज अमंग द was foremost among the scholars who insisted on verifying the reliability of historical documents by critically examining them. मैं मेन पार्ट को हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि यही मेन पॉइंट्स हमें यहाँ पे पढ़ने रहेंगे। By critically examining them, historical documents का critical analysis among the rules given by him in his book Discourse on Method, the following is supposed to have a great impact on the scientific method of research. और फिर इनका एक बहुत फेमस कोट है, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड। तो देखिए रेने डेस्कार्ट्स कौन थे। ये बहुत ज़्यादा एक मेजर कंट्रीब्यूटर और नोटेबल स्कॉलर रहे हैं हिस्टोरियोग्राफिक डेवलपमेंट में, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया कि जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है उस पर कभी भी ब्लाइंडली बिलीव मत करना। भले से कोई एक 100 साल पुराना पेज ला दे और उसके ऊपर एक 100 साल पुरानी पेन से कुछ भी लिख दे कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था, इस डॉक्यूमेंट को कभी भी ओरिजिनल मत माना जब तक आप उसको पूरी तरीके से उसका क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करते हो। और फिर ऐसे बहुत सारे मेथड इन्होंने अपनी इस बुक डिस्कोर्स ऑन मेथड में भी पब्लिश किया था। अब देखो इसका इस मेथड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च में, क्योंकि देखो साइंटिफिक, अब देखो अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की रिलायबिलिटी को अगर आपको देखना है कि क्या ये सच में 1000 साल, 200 साल, 300 साल पुरानी है, तो ये सब चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए आपको साइंटिफिक मेथड्स की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए इन्होंने जो मेथड दिया उसकी वजह से हिस्ट्री में साइंटिफिक मेथड का जो इंपॉर्टेंस था वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। अभी मान लो आपको ना कोई भी एक आर्टिफैक्ट मिला, आपको एक हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम का आपको एक टॉय मिला। अब आप श्योर नहीं हो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का है या कौन सी सिविलाइजेशन का है। हो सकता है कि 100-200 साल बाद वहीं पर कोई और सिविलाइजेशन आके बसी हो सकता है उस सिविलाइजेशन का ये छोटा सा टॉय हो, है ना, क्योंकि बच्चे लोग वो टाइम पे टॉय बहुत खेलते थे। अब आपको मेन एज तो आपको पता नहीं है, आपको कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिल रहा है कि ये कहाँ पर है, तो आप यूज़ करोगे साइंटिफिक मेथड जो कि होता है कार्बन डेटिंग मेथड। कार्बन डेटिंग मेथड जब आप यूज़ करोगे तो आपको एग्जैक्टली उस टॉय की एज मालूम पड़ जाएगी कि ये टॉय कब बना था, और फिर उससे आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा कि वो किस टाइम लाइन में पड़ रहा है, क्या वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम लाइन में पड़ रहा है या कोई और टाइम लाइन में पड़ रहा है ना। और यहाँ पर इनका एक फेमस कोट भी है कि नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड। कोई भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को कभी भी एक्सेप्ट मत करना, कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी आर्टिफैक्ट या कोई भी इंफॉर्मेशन को तब तक एक्सेप्ट मत करना जब तक आपके सारे के सारे डाउट आपके हट नहीं जाते। अभी मान लो ये जो रेने डिस्कार्ड्स है, अगर मैं इनको एक 100 साल पुराने पेपर लूँ, उसके ऊपर मैं अपने मन से कुछ भी लिख दूँ, हाँ, और फिर मैं इनको पेपर दे दूँ, तो ये पेपर देखेंगे और सीधे से इस पेपर को रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि ये मुझसे बहुत सारे डाउट पूछेंगे अपने, ये बोलेंगे ये पेपर कहाँ से मिला, तो यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा। मैं बोलूँगा ये पेपर तो मुझे मेरे दादाजी की अलमारी में मिला, तो यहीं से इनको शक हो जाएगा। फिर ये पूछेंगे कि ये कौन से टाइम का है, तो मैं यहाँ पर भी फंस जाऊँगा, मुझे पता नहीं है कौन से टाइम का बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि पेपर तो मैं अभी अभी लिख के लाया हूँ। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस इस डॉक्यूमेंट पे पूछेंगे जिससे इनको पता चल जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट को पास करना है या रिजेक्ट करना है।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारे रेने डिस्कार्ड्स वाला पार्ट पूरा हो गया। अभी हम वोल्टायर वाला पार्ट पढ़ते हैं। अब वोल्टायर ने भी एक रेवोल्यूशन लाया, जैसा रेवोल्यूशन रेने डिस्कार्ड्स ने लाया सेम उसी तरीके का एक रेवोल्यूशन हमारे वोल्टायर ने भी लाया। अब वोल्टायर क्या थे, वो फ्रेंच थे। He opined that along with objective truth and chronology of historical event, considering the social tradition, trade, economy, agriculture was also equally important in historiography. तो अभी इनके हिसाब से ना, तो देखो पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो हिस्टोरियंस थे वो मोस्टली राजा महाराजाओं के स्टोरीज के ऊपर, उनके लाइफस्टाइल पर, इन सब चीज़ों पर वो बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। तो देखो अब ये तो ज़रूरी है कि हमें राजा महाराजा की जो लाइफस्टाइल थी, वो जो डिसीजन लेते थे, वो कैसे रहते थे, सब चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है। पर क्या सब चीज़ खाली राजा के बारे में जानना ज़रूरी है कि वो कब लड़ाई लड़ते थे, वो कब सोते थे, वो कब खाते थे, वो कब पीते थे, कब वो नहाते थे? क्या ये सारी चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है? हमें बस मेन चीज़ें जानने की ज़रूरत है जिससे ह्यूमन हिस्ट्री हमारी शेप हुई है। अब क्या वो टाइम पे सिर्फ राजा महाराजा रहते थे? नहीं ना, क्योंकि वो उस टाइम के हिस्टोरियंस ना, वो सिर्फ पागल हुए रहते थे राजा महाराजा और बड़े बड़े लोगों के बारे में लिखने के लिए। लेकिन इन्होंने सबसे पहले बोला कि ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ राजा महाराजा उस टाइम पे रहते थे, उस टाइम पे आम जनता भी तो रहती थी। हमें उन आम जनता के जो सोशल ट्रेडिशन, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, ये जो चीज़ें आम जनता वो टाइम पे फॉलो करती थी, ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही तो हमें बताता है कि ह्यूमन नेचर कैसे डेवलप हुआ है हिस्ट्री में। इट गेव राइज टू थॉट दैट अंडरस्टैंडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री राइटिंग। तो इसी की वजह से लोगों को आइडिया पड़ा कि हमें सभी इंसानों की हिस्ट्री को इंक्लूड करना चाहिए हिस्ट्री राइटिंग में। दस इट इज सेड दैट वोल्टायर वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो अब अगर आप मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी को देखोगे तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये सिर्फ बड़े बड़े आइकॉन्स पे बेस्ड नहीं है, राजा महाराजा पे बेस्ड नहीं है। ये ज़्यादा लीन किसके साइड है? आम जनता का जो लाइफस्टाइल रहा है उसके ऊपर ज़्यादा बेस्ड है हमारी मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि सबसे पहले जो फादर थे हमारे, फादर या फिर फाउंडर मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के, वो वोल्टायर थे, क्योंकि वोल्टायर ने ही सबसे पहले बताया कि हमें आम जनता को इंक्लूड करना चाहिए हिस्ट्री में। अब देखते हैं कि ये जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल कौन थे। ही वॉज जर्मन फिलोसोफर। ही इंसिस्टेड दैट हिस्टोरिकल रियलिटी शुड बी प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल मैनर। तो ये जो जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल थे, इनका एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल था, और वो किस प्रिंसिपल को फॉलो करते थे कि जो हिस्टोरिकल रियलिटी है उसको एक लॉजिकल मैनर में हमें हमेशा प्रेजेंट करना चाहिए। टू हिम द टाइमलाइन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स वॉज इंडिकेटिव ऑफ द प्रोग्रेस। तो देखो इनके हिसाब से अगर हम कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट को अगर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर एरा, यानी कि मान लो द मराठा एम्पायर, द मुगल एम्पायर, ऐसे अलग अलग एम्पायर्स की अगर मैं हिस्ट्री को अगर मैं बता रहा हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे सारे इवेंट्स को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना चाहिए। अब देखो सबसे पहले अगर मैं मराठा एम्पायर की बात करूँ तो सबसे पहले हमें शुरू कहाँ से करना चाहिए? जैसे मराठा एम्पायर की शुरुआत हुई, यानी कि शिवाजी महाराज को जब क्राउन पहनाया गया, फिर उसके बाद उन्होंने कितने इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए अपने दुश्मन को हराने के लिए, ऐसे धीरे कर करके हमें शिवाजी महाराज के रूल के एंड तक पहुँचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि शिवाजी महाराज के क्राउनिंग से पहले मैं बता दूं कि शिवाजी महाराज की डेथ कब हुई थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी सारा आप हिस्ट्री बता रहे हो वो एक के बाद एक कैसे कैसे हुआ वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। He also thought that the presentation of history is bound to change over time as new evidence come forth। हाँ, तो अब इनके हिसाब से ये भी एक बहुत अच्छा और लॉजिकल प्रेजेंटेशन था कि जो हिस्ट्री को हम जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं वो टाइम के साथ बदलने ही वाला है। क्यों टाइम के साथ बदलेगा? क्योंकि टाइम के साथ साथ हमें नए नए एविडेंस मिलते जाते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मान लो जो इंडस सिविलाइजेशन और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन हमें जो मिली है, तो सबसे पहले इसका एविडेंस किसको मिला रहा होगा? हो सकता है कि कोई एक हमारा आर्कियोलॉजिस्ट रहा होगा, आर्कियोलॉजिस्ट, और उसको कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले होंगे जिससे एक ऐसा अंदाज़ा लगा होगा कि कुछ हज़ारों साल पहले इंडस सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। अब उसने तो बस इतना ही बताया। अब टाइम के साथ साथ हमें पता चला कि उनका रहन सहन कैसा था, उनके वो कैसे अपने बच्चों के लिए खिलौने बनाते थे, वो कैसे क्रॉप्स उगाते थे, वो कैसे ड्रेनेज सिस्टम, उनका इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था। उनका हज़ारों साल पहले बोला जाता है कि हज़ारों साल पहले वो उस टाइम के लोगों से 100 साल आगे थे, क्योंकि उनका ड्रेनेज सिस्टम, उन लोग की हर चीज़ इतनी ज़्यादा परफेक्ट थी कि हम बोल ही नहीं सकते कि वो 1000 साल पुराने लोग थे। तो ऐसे देखो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते थे। फिर हमें उनकी स्मार्टनेस, उनके रहने का तरीका, उनके अलग अलग जो कस्टम ट्रेडिशन है, ये चीज़ें हमें अलग अलग तरीके से पता चलने लगी। तो इसी के साथ साथ जो हिस्ट्री थी वो उनकी, वो हमारे सामने आते गई और बदलते गई।
तो इसीलिए बोला जाता है कि जैसे जैसे एविडेंस मिलते रहेगा हिस्ट्री की प्रेजेंटेशन बदलती रहेगी. With Hegel's philosophy, many scholars were convinced that historical methods were not of lesser quality, though they differed from scientific method. तो पहले लोगों को क्या लगता था कि हिस्ट्री और हिस्टोरिकल मेथड का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, पर जिस हिसाब से इन्होंने अपने आइडिया को प्रेजेंट किया और इनकी फ़िलॉसफी को देखकर बहुत सारे स्कॉलर्स को ऐसा लगा कि हाँ, हिस्टोरिकल मेथड का भी मतलब हिस्ट्री का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, और जो हिस्टोरिकल मेथड जो है वो साइंटिफिक मेथड से कम नहीं है. जितना इम्पोर्टेंस साइंटिफिक मेथड को दिया जाता है हिस्टोरियोग्राफी में, उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें हिस्टोरिकल मेथड को भी देना चाहिए हिस्टोरियोग्राफी में. The collection of his lectures and articles is published in a book entitled Encyclopedia of Philosophical Sciences. तो अब जो इनके लेक्चर्स और आर्टिकल्स जिसमें इन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, अपनी फ़िलासफ़ी बताई है और अपने आइडियाज़ जिस लेक्चर्स और आर्टिकल्स में शेयर किया गया है, इन सभी को इस एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस बुक में पब्लिश किया गया है. तो अभी आपको ऑथर का नाम और बुक का नाम तो आपको याद रखना ही पड़ेगा. क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आने वाला है. हिज बुक रीजन इन हिस्ट्री इज़ वेल नोन. अब इनकी एक फेमस बुक भी है जिसका नाम है रीजन इन हिस्ट्री. अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनकी कौन सी बुक बहुत ज़्यादा वेल नोन है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि रीजन इन हिस्ट्री. अब देखते हैं इट इज़ गुड टू नो. इसमें क्या बोला गया, इसमें जो हमारे जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल थे, इसमें ना इनकी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कही गई है इसमें. तो ये मैं पहले आपको पढ़ के समझा देता हूँ, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. So, according to Hegel, grasping the meaning of any event that happen in terms of two direct opposites, है ना. तो हीगल के हिसाब से जो भी दो इवेंट होते हैं, हमें उसके दो अपोजिट चीज़ों को, उसके दो पहलू हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है. ह्यूमन माइंड कैनॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ दैट इवेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द अपोजिट. फॉर एग्जाम्पल, ट्रू फॉल्स, गुड बैड एक्सेट्रा. तो देखो, जो ह्यूमन माइंड है, हमारा जो ह्यूमन माइंड है, उसको ना अगर आप एक वन साइडेड चीज़ बताओगे तो हमारा दिमाग वन साइडेड चीज़ पे भरोसा कर लेगा. अभी फॉर एग्जांपल, ब्रिटिशर्स के बारे में अगर आप सही से पूरी इन्फॉर्मेशन अगर आप ब्रिटिशर्स के बारे में नहीं जानते और मैं आपसे पूछूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ना मोस्टली जो भी लोग हैं ना, उनको ब्रिटिशर्स की सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम है. अगर मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा कि ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज़ हमारे इंडिया के लिए कैसे थे, अच्छे थे या बुरे थे, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही आंसर आएगा कि ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा बुरे थे, वो हमारे इंडिया को लूट के लेके चले गए. वो ये आए, हमारे इंडिया में आए, हमारे स्पाइसेस लिए, हमारे सारे के सारे रिसोर्सेज लिए, हमें अपना गुलाम बना के रखा, हम कोहिनूर को लेके चले गए और फिर उन्होंने हम पर पूरा राज किया, है ना. आप ये सब आपके दिमाग में बसा हुआ है. फिर आप बोलोगे कि ब्रिटिशर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेकार थे. लेकिन क्या आपको पता है कि ब्रिटिशर्स ने कुछ अच्छे काम भी किए इंडिया के लिए? वो अच्छे काम मैं अभी आपको आगे बताता हूँ. बस ये आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने सिर्फ बुरा किया हमारे इंडिया के साथ. उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए हैं. लेकिन अगर आप बुरे और अच्छे काम को अगर आप दोनों के कंपेयर करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ब्रिटिशर्स ने अगर 10% अच्छा काम किया है तो 90% बुरा काम किया है. तो ओवरऑल ब्रिटिशर्स हमारे लिए बुरे ही हैं. लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप समझो कि ब्रिटिशर्स ने कुछ अच्छा भी किया है, कुछ बुरा भी किया है. हाँ, वो जाहिर सी बात है कि बुरा बहुत ज़्यादा किया है अच्छे से. अब आगे देखते हैं. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर वन नीड्स टू नो बोथ ट्रू एंड फॉल्स. ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया ना कि ट्रू क्या है कि ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा बुरे थे, और फॉल्स क्या है कि ब्रिटिशर्स सिर्फ बुरे नहीं थे, वो थोड़े अच्छे भी थे हमारे लिए. सिमिलरली गुड एंड बैड, दिस मेथड ऑफ एनालिसिस विच इज़ बेस्ड ऑन अपोजिट इज नोन एज डायलेक्टिक्स. अब देखो, ये मेथड जो मैंने अभी आपको बताया, ब्रिटिशर्स के बारे में बुरा और अच्छा दोनों बताया ना, तो ये मेथड को हम बोलते हैं डायलेक्टिक्स. दिस मेथड थियरी इज प्रपोज एट द बिगनिंग विच इज कॉल्ड एज थीसिस. तो इसमें सबसे पहले एक थीसिस प्रपोज होती है, देन अनदर थियरी इज प्रपोज विच इज कॉन्ट्रेरी टू द थीसिस, इट इज कॉल्ड एंटीथीसिस. एक थीसिस आप प्रपोज यानी कि एक थियरी आप प्रपोज करोगे, फिर उस थियरी के अपोजिट एक थियरी प्रपोज करोगे, इसको बोलेंगे हम एंटीथीसिस. After a thorough logical discussion of both, new thesis is proposed which includes gist of both the thesis and antithesis. तो देखो, एक जो आप थियरी पहले आपने पब्लिश की, फिर आपने दूसरी एक थियरी पब्लिश की जो आपकी पहले थियरी के अगेंस्ट थी, जिसका नाम था एंटीथीसिस. अब ना हम इस थीसिस और एंटीथीसिस इस दोनों को कंबाइन कर देंगे, इन दोनों को इंक्लूड कर देंगे, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमारा एक फाइनल वर्डिक्ट क्या है, फाइनल स्टेटमेंट क्या है इस चीज़ के ऊपर. तो इस प्रोसेस को, जहाँ पर हम एक नई थीसिस में, जो कि इन दोनों एंटीथीसिस और थीसिस दोनों को इंक्लूड करती है, इस थीसिस के प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंथेसिस. अब देखो, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ. थीसिस क्या था
कि ब्रिटिशर्स, अब मान लो, हाँ, थीसिस ये है कि ब्रिटिशर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुरे थे। वो आए, हमारे स्पाइसेस, रिसोर्सेज, कोहिनूर चोरी किया, हमारी पूरी इंडिया को लूट लिया और वो हमें अपना गुलाम बना के रखे। ये थी हमारी थीसिस जो सबसे पहले आपके सामने प्रेजेंट की गई। अब इस थीसिस को पढ़ के तो आपको यही लगेगा कि ब्रिटिशर्स से ज़्यादा बुरा इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अब मैं उसकी एक एंटी थीसिस बता रहा हूँ कि ब्रिटिशर्स भले से बुरे थे, उन्होंने इंडिया में स्कूल खोले, मेन और वुमेन की एजुकेशन का जो गैप था उसको कम किया। उन्होंने बोला कि मेन और वुमेन को इक्वल राइट मिलना चाहिए एजुकेशन के लिए। फिर इन्होंने हमें इंग्लिश सिखाई। इन्होंने हमारे देश के अंदर बहुत सारे मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की स्थापना की, है ना। क्योंकि आज भी ऐसे बहुत सारे मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो कि इंडिया में ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनाए गए थे, लेकिन आज भी वो इंडिया के टॉप कॉलेजेस है। जैसे कि KJMU लखनऊ हो गया, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज हो गया, फिर JJ कॉलेज हो गया। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे तो बनाए गए थे, लेकिन आज भी वो इंडिया के टॉप कॉलेजेस है ना। तो ऐसी कुछ अच्छी चीज़ें भी ब्रिटिशर्स हमें दे के गए हैं। तो अब यहाँ पे आपको थीसिस भी पता है, एंटी थीसिस भी पता है। थीसिस में ब्रिटिशर्स के बुरे काम, एंटी थीसिस में ब्रिटिशर्स के अच्छे काम। अब जब आप इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ब्रिटिशर्स ने, अगर देखो यहाँ पे ब्रिटिशर्स का अगर अच्छे काम का ग्राफ इतना बड़ा है तो उनके बुरे काम का ग्राफ इतना बड़ा है। तो उन्होंने बस इतना 10% अच्छा काम किया है और 90% उन्होंने बुरा काम किया है। अब इन दोनों को कंपेयर करो तो आपको क्या पता चलेगा कि ओवरऑल ब्रिटिशर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुरे थे, है ना। तो अब कंपैरिजन के बाद आपको क्लियर हो चुका है कि ब्रिटिशर्स ने अच्छा काम तो किया है हमारे लिए, सिर्फ बुरा नहीं किया है। लेकिन भले से उन्होंने बुरा काम किया है तो बुरा काम ना अच्छे काम से बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो अब फाइनली क्या बोल सकते हो, ब्रिटिशर्स हमारे लिए अच्छे नहीं थे। अगर आपसे कोई भी वन वर्ड में पूछे कि ब्रिटिशर्स अच्छे थे या बुरे थे तो आप बोलोगे वो बुरे थे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं लियोपोल्ड वॉन रैंके ने क्या किया था। Historiography of the 19th century was greatly influenced by the thought of Leopold von Ranke of Berlin University. अब जो 19th century की historiography थी उसको बहुत ज़्यादा influence इन्होंने किया था। He spoke about the critical method of historical research. He put emphasis on the utmost importance of information gathered through the original documents. तो अब ये किस चीज़ को सपोर्ट करते थे, क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। अगर आप इस थॉट को, जो लियोपोल्ड वॉन रैंके के इस थॉट को अगर आप कंपेयर करो तो ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है रेने डेस्कार्ट्स से। क्योंकि रेने डेस्कार्ट्स भी यही बोलते थे कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जो है उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो रियल है, ऑथेंटिक है या फेक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा अटमोस्ट इंपॉर्टेंस किसको देते थे, उस इंफॉर्मेशन को देते थे जो हमें ऑथेंटिक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मिला है। वो बाकी कोई किसी की मुँह बोली बात पे कभी भी यकीन नहीं करेंगे। अगर मैं उन्हें जाके बोल दूँ कि मेरे जो पूर्वज थे वो राजा थे या ऐसे कुछ भी, अगर मैं उनको जाके बक दूँ तो वो मेरी बात का कभी भी यकीन नहीं करेंगे। वो सिर्फ किस बात का यकीन करेंगे, जो उन्हें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मिला है। ही ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट एसोसिएटेड विद अ हिस्टोरिकल इवेंट नीड टू बी एग्जामिन्ड विद ग्रेटेस्ट केयर। इनके हिसाब से कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट से रिलेटेड अगर एक पुराना डॉक्यूमेंट है उसको हमें अटमोस्ट केयर के साथ हमें उसे ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि अगर वो डॉक्यूमेंट अगर मिस हो गया तो मतलब कि हिस्ट्री में वो जो इवेंट हुआ था वो आप बोल सकते हो गायब हो गया। हमें कभी भी उस इवेंट के बारे में पता नहीं चलेगा। अभी मान लो मैंने आपसे पिछले लेक्चर में मैंने आपसे बोला था कि मान लो ब्रिटिशर्स ने एक बहुत ज़्यादा खतरनाक रूल लाया जो ब्रिटिशर्स के लिए तो काफ़ी अच्छा था लेकिन इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा बेकार था। अब हमें कैसे पता चला कि ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि इसका रिटन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। किसी ना किसी ने अपनी बुक में ये लिखा था कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा एक रूल इम्पोज किया जिससे इंडियंस की हालत बहुत ख़राब हो गई थी लेकिन ब्रिटिशर्स को फ़ायदा हो रहा था। अब मान लो इस इवेंट से रिलेटेड सारे के सारे डॉक्यूमेंट बर्बाद हो जाए तो हमें क्या कभी ऐसा पता चलता कि ब्रिटिशर्स ने हम पे बहुत बेकार रूल लाया था जिससे हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। ऐसी चीज़ें हमें कभी नहीं पता चलती अगर वो डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इसीलिए इनके हिसाब से कोई भी इवेंट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं उसको बहुत ज़्यादा अटमोस्ट केयर के साथ ट्रीट करना चाहिए। ही बिलीव दैट विद दिस मेथड इट वॉज पॉसिबल टू रीच द हिस्टोरिकल ट्रूथ। ही क्रिटिसाइज इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री। तो उनके हिसाब से ये जो इनका ये क्रिटिकल मेथड था, क्रिटिकल रिसर्च मेथड था, ये हमें अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रुथ तक पहुंचा सकता है कि हिस्ट्री में जो भी हुआ उसकी सच्चाई तक हमें ये मेथड पहुंचा सकता है। और इन्होंने इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि कोई भी अपने इमेजिनेशन से कभी भी हिस्ट्री का नरेशन नहीं करेगा। उसको जो डॉक्यूमेंट मिलेगा उसको सिर्फ उसी के बेसिस पे हिस्ट्री का नरेशन करना है, अपने मन से उसे कुछ भी नहीं इंक्लूड करना है।
Collection of his articles is published in 2 books entitled The Theory and Practice of History and The Secret of World History. तो अभी यहाँ पे इनकी कुछ 2 बुक्स है, इनका 2 बुक्स का नाम ये रहा, ये आपको याद रखना है क्योंकि आपको फिल इन द ब्लैंक्स या आंसर इन वन वर्ड में आ सकता है। अब देखते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स देखो वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हिस्टोरियन है। मुझे ऐसा उम्मीद है कि अगर आपने इन सभी का नाम नहीं सुना होगा, कार्ल मार्क्स का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस हिस्टोरियन थे। In the latter half of the 19th century, a school of new thought arose, keeping in view the new thesis formulated by Karl Marx. तो देखो लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में एक नया थॉट निकलने लगा। वो थॉट क्या था? वो थॉट किस चीज़ के ऊपर बेस्ड था? वो थीसिस के ऊपर बेस्ड था, जिस थीसिस को हमारे कार्ल मार्क्स ने दिया। अब कार्ल मार्क्स ने कौन सी थीसिस दी जिसके ऊपर ये नया स्कूल बेस्ड था? देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। तो कार्ल मार्क्स के हिसाब से ना हिस्ट्री एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ पे बेस्ड नहीं था। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मतलब डिवाइन गॉडली रिलेटेड चीज़ों से हिस्ट्री रिलेटेड नहीं है। तो अगर आप अगर आप रिलीजन, कोई भी रिलीजन अगर आप ले लो, हिंदू, मुस्लिम या फिर ये क्रिश्चियनिटी, आप देखोगे तो इनकी हिस्ट्री ना मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट आइडिया पे बेस्ड है। मोस्टली क्या है कि एक मैसेंजर आए थे, वो मैसेंजर ने सारा अपना टीचिंग की, फिर वो टीचिंग से हमारा ये पूरा पूरा वर्ल्ड बना। तो कई रिलीजन ये भी मानते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है उसे गॉड ने बनाया है, अभी जो सारी चीज़ें हो रही है वो गॉड के द्वारा हो रही है। तो ऐसी चीज़ें मोस्टली रिलीजन फॉलो करते हैं, लेकिन इनके हिसाब से हिस्ट्री इन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया पे बेस्ड नहीं है। इट इज़ अबाउट द लिविंग पीपल। हिस्ट्री उन इंसानों के बारे में जो इस दुनिया में रहते हैं। Human relationships are faced by fundamental needs of the people and ownership as well as the nature of prevalent mean to production to meet those needs. तो इनके हिसाब से जो ह्यूमन रिलेशनशिप है ना, जो एक दूसरे के साथ जो ह्यूमन रिलेशन होते हैं, वो ना फंडामेंटल नीड ऑफ पीपल पे डिपेंड करता है कि एक इंसान अपनी नीड को कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है, कितना ज़्यादा अपनी सारी नीड को पूरा कर सकता है, वो उसका रिलेशन शेप करते हैं बाकी लोगों से। अभी फॉर एग्जांपल देखो, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल ही दे रहा हूँ बस, इसको आपको बस एक एग्जांपल की तरह ट्रीट करना है। अब मान लो आपकी फैमिली में आपके पापा है जिनकी सैलरी थोड़ी कम है ना, और वही आपके पापा की कोई रिलेटिव है जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सैलरी है उनकी, मान लो करोड़ों में सैलरी है। तो जो बाकी रिलेटिव्स है ना, वो आपके पापा पे कम ध्यान देंगे, लेकिन जो रिलेटिव जिनके पास करोड़ों की सैलरी है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। क्यों ज़्यादा ध्यान देंगे? क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन, प्रेवलेंट मीन ऑफ प्रोडक्शन का ओनरशिप है उनके पास, है ना। क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा है तो वो अपनी ज़्यादा डिमांड मीट कर सकते हैं, और जो लोग जाएंगे वो उनकी भी डिमांड मीट कर सकते हैं उनको पैसा दे के। लेकिन आपके पापा के पास कोई क्यों आएगा? क्योंकि वो खुद ही अपनी डिमांड को मुश्किल से, है ना, सही से रख पाते हैं, तो वो बाकी किसी को क्या देंगे? तो इसी आप देख रहे हो, तो ह्यूमन रिलेशन उस रिलेटिव का ज़्यादा अच्छा है बाकी लोगों से एज़ कंपेरिजन टू आपके पापा का जिनकी सैलरी थोड़ी कम है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस एग्जांपल से बहुत अच्छे से ये लाइन का मतलब समझ गया होगा कि ह्यूमन रिलेशन कैसे शेप होते हैं नीड से। द एक्सेसिबिलिटी ऑफ दिस मीन टू डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी में नॉट बी इक्वल। तो देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो ओनरशिप प्रोडक्शन है ये सबके पास इक्वल नहीं होता। अभी देखो आपके पापा का ही मैंने एग्जांपल लिया कि आपके पापा के पास उतना ज़्यादा वो नहीं है कि मीन्स नहीं है कि वो इस स्टेटस पे पहुंच पाए, वही वो दूसरा रिलेटिव के पास है इतना कि वो इतनी सैलरी ले पाए। दिस कॉजेज इन इक्वालिटी एंड डिवीजन ऑफ सोसाइटी इन टू क्लासेस। तो अभी ऐसा ज़रूरी नहीं कि घर में ही होता है, पूरी दुनिया में यही होता है कि जो ये इन इक्वालिटी, देखो सैलरी कभी किसी की भी इक्वल नहीं होती है, किसी की बहुत ज़्यादा होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की मीडियम होती है, किसी की कम होती है, किसी की बहुत कम होती है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो डिवाइड हो चुका है क्लासेस में। कौन सी क्लास? एक है रिच क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड आपका पुअर क्लास, है ना। ये सारी चीज़ों पे हमारी क्लासेस, हमारा जो वर्ल्ड है इन सारे क्लासेस में डिवाइड हो चुका है। लीडिंग टू क्लास स्ट्रगल। अब देखो हर क्लास का स्ट्रगल होता है, ऑब्वियसली बात है कि रिच क्लास का स्ट्रगल कम होता है, लेकिन स्ट्रगल तो उनको भी होता है। सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किसको होता है? पुअर क्लास को होता है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल एज द क्लास दैट ओन्स द मीन ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट्स द रेस्ट ऑफ द क्लास। तो देखो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने सही बात बोली है यहाँ पर, जो आज भी, आज तो पुराने ज़माने से भी आज ज़्यादा हो चुका है कि आज भी ये चीज़ फॉलो होती है कि वो क्लास, मतलब बॉसेस। तो देखो यहाँ पे ना जब बोला गया कि एज द क्लास दैट ओन्स द मीन ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिकली, तो ये जो क्लास जो मीन ऑफ प्रोडक्शन को ओन करती है ना, इसको आप बोल सकते हैं बॉस।
अब आपके पापा जो कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी का बॉस जो है, वो अपने सारे वर्कर्स को दिन में 10-10 घंटे काम करवाता है, उनको कम सैलरी देता है और खुद बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ सैलरी लेता है। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि वो क्लास जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करती है, वो छोटी क्लासेस को एक्सप्लॉइट करती है, यानी कि उनको परेशान करती है, उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाती है। तो ये बात इन्होंने कब बोली थी? साल 1800 के टाइम पे बोली थी और आज 2026 में ये और ज़्यादा हो चुका है और ये बात बिल्कुल सच इन्होंने बोली थी। दास कैपिटल इनकी एक बुक का नाम है। अ ट्रीटाइज रिटन बाय हिम इज़ द मोस्ट रिफर्ड बुक ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो मैंने बोला था आपसे कि ये बहुत ज़्यादा फेमस है, इसीलिए इनकी सबसे ज़्यादा फेमस बुक है दास कैपिटल, है ना? इसका नाम दास कैपिटल है। तो ये पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस बुक है। अब देखते हैं एनालिस्ट स्कूल। ये एनालिस्ट स्कूल में क्या बोला गया है? एट द ऑनसेट ऑफ 20th सेंचुरी अ न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी अरोज इन फ्रांस। यानी कि एक नया स्कूल फ्रांस में अरोज हुआ था जो कि हिस्टोरियोग्राफी का था, विच इज़ नोन एज एनालिस्ट स्कूल। एनालिस्ट स्कूल गेव अ न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री राइटिंग। तो ये इस स्कूल से हिस्ट्री राइटिंग को एक नया डायरेक्शन मिला है। इट वॉज रिकग्नाइज्ड दैट नाउ हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट पॉलिटिकल इवेंट, किंग, ग्रेट लीडर एंड अकॉर्डिंगली पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी एंड वॉर, बट ऑल्सो अबाउट द क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल डिविजन एंड देयर कलेक्टिव साइकोलॉजी। तो अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि इस स्कूल से हमें क्या पता चला कि हिस्ट्री जो है वो सिर्फ बड़े बड़े राजा महाराजा, लीडर और बड़े पॉलिटिक, डिप्लोमेसी, वॉर, सिर्फ इन चीज़ों से रिलेटेड हमारी हिस्ट्री नहीं है, बल्कि हिस्ट्री किससे रिलेटेड है? वो टाइम के क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, वो टाइम के आम लोग कैसे रहते थे, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, कैसे ट्रेड करते थे, उनका कम्युनिकेशन कैसे होता था और एक दूसरे का जो ह्यूमन रिलेशन था वो कैसा था। हिस्ट्री ज़्यादा इस चीज़ पर बेस्ड होनी चाहिए। तो अभी जब मैंने आपको ये लाइन बोली तो आपको कुछ याद आ रहा होगा कि ऐसा किसी हिस्टोरियन ने पहले भी बोला था। वो कौन थे? वो थे वोल्टायर। वोल्टायर ने भी ऐसा ही बोला था कि सिर्फ राजा महाराजा और वॉर के बारे में हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, हिस्ट्री आम जनता के बारे में होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी वही बोला गया है। तो देखिए इसीलिए उनको बोला गया था कि फादर ऑफ या फिर फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, क्योंकि ये एनालिस्ट स्कूल मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का पार्ट है। और इसने कौन सी आइडिया को इंक्लूड किया? जो कि वोल्टायर ने दिया था बहुत सालों पहले। एनालिस्ट स्कूल वॉज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियंस। अब इस स्कूल को किसने स्टार्ट किया था? फ्रेंच हिस्टोरियंस ने स्टार्ट किया था। अब देखते हैं फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। तो देखो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मान लो एक आदमी है और एक औरत है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि सारी जो कि हिस्ट्री है, जो पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है वो सिर्फ आदमी ने लिखी है, तो अब यहाँ पे आपको पर्सनल बायस ज़रूर दिखेगा। यहाँ पे क्यों दिखेगा? क्योंकि चाहे वो आदमी हो या औरत हो, बायस दोनों के पास ही होता है एक दूसरे के खिलाफ। कभी ना कभी वो एक दूसरे के खिलाफ बायस ज़रूर हो जाते हैं। तो इसीलिए क्योंकि हिस्ट्री जो है वो मोस्टली आदमियों ने लिखी गई है, आदमियों के द्वारा लिखी गई है, इसीलिए हिस्ट्री को देखकर ऐसा लगता है कि आदमियों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है हिस्टोरियोग्राफी में, है ना? क्योंकि वुमेन का उतने चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया ही नहीं गया कभी हिस्ट्री में। तो इसीलिए जब आप हिस्ट्री को पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कहीं ना कहीं मेल डोमिनेटेड सब्जेक्ट है ना? क्योंकि पहले फीमेल हिस्टोरियंस बहुत ज़्यादा कम थे, बहुत ज़्यादा कम, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा कम थे। अगर मैं यहाँ पे आपको नोटेबल स्कॉलर्स भी दिखाऊँ तो ये यहाँ पे देखो, रेने डेस्कार्ट्स, वोल्टायर हो गए, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल हो गए, लियोपोल्ड वॉन रैंके हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, मिशेल फुकॉल्ट हो गए, ये सारे के सारे मेल हैं। क्या एक भी फीमेल आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन क्या ऐसा है कि एक भी फीमेल हिस्टोरियन नहीं थे उस टाइम पे? थे, वो टाइम पे भी बहुत ज़्यादा फीमेल हिस्टोरियन थे, लेकिन उनको ओवर शैडो कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि मोस्टली जो हिस्टोरियंस थे वो मेल थे, है ना? अब देखते हैं यहाँ पे, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मीन्स दैट रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन। अब जो भी हिस्ट्री है उसको रिकंस्ट्रक्ट करो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन एज वेल। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ और सिर्फ मेल पर्सपेक्टिव को देखना चाहिए, हमें दोनों पर्सपेक्टिव देखना चाहिए। द राइटिंग्स ऑफ सिमोने डे बिवॉयर हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म। तो देखो ये भी एक फीमेल हिस्टोरियन थी और इनकी राइटिंग्स ने फीमेल जो हमारा फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है इसके फंडामेंटल को ले करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। वो भी फ्रेंच थी, शी वॉज फ्रेंच। द फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी एम्फसाइज नॉट ओनली द इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन हिस्ट्री बट ऑल्सो री थिंकिंग ऑफ द मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री। तो अब देखो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का मतलब मेन रोल क्या था? इसका सिर्फ यही रोल नहीं था कि खाली वुमेन को इंक्लूड कर दो, पूरी हिस्ट्री में जहाँ पे वुमेन भुला दी गई है उनको सिर्फ इंक्लूड कर दो, सिर्फ यही रोल नहीं था। इस फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का एक और बहुत बड़ा रोल था कि रीथिंक करो
कि हर मेल डोमिनेटेड चीज़ कि हर बड़ा काम मेल आदमी ने किया है, हर चीज़ यानी कि पूरी दुनिया ही मेल आदमी से चल रही है। ऐसी चीज़ों पर जो कि मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव है, इसके ऊपर भी एक बार वापस आपको अपना दिमाग लगा के सोचना चाहिए कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरी दुनिया को सिर्फ मेल लोगों ने शेप किया है ना? तो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या काम है कि वुमेन का रोल भी बताओ कि क्या है हुआ है इस हिस्ट्री में। It drove the historical research to focus on depth of various aspects of women life, such as their employment, role in a trade union institution, work for their cause, their family life, etc. तो अब इन्होंने जो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी थी, इसने मजबूर कर दिया हिस्टोरिकल रिसर्च को कि वुमेन की भी लाइफ पे फोकस करो, उनकी एम्प्लॉयमेंट की क्या हिस्ट्री रही है, उनका रोल क्या रहा है ट्रेड और यूनियन में, उनका इंस्टीट्यूशंस में क्या रोल रहा है, और वो मतलब किस चीज़ के लिए वो काम करते थे, उनकी फैमिली लाइफ कैसी थी, इन चीज़ों पर भी हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इन द हिस्टोरिकल राइटिंग्स आफ्टर 1990 वुमेन वर पोर्ट्रेटेड एज एन इंडिपेंडेंट सोशल क्लास। अब 1990 देखो ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, हो सकता है कि 1990 में आपके बहुत ज़्यादा आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके में से बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स भी हो सकते हैं 1990 से पहले बॉर्न हुए हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिसेंट टाइम है जब वुमेन को एक इंडिपेंडेंट सोशल क्लास डिक्लेयर कर दिया गया। साल 1990 के बाद से वुमेन को मेन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं बोला गया। यहाँ पे क्या बोला गया कि वुमेन एक इंडिपेंडेंट सोशल क्लास है, ठीक वैसे ही जैसे मेन एक इंडिपेंडेंट सोशल क्लास है ना। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं हमारे लास्ट हिस्टोरियन, और ये कौन है? मिशेल फुकॉल्ट। इनका नाम माइकल फुकॉल्ट नहीं है, इनको हम मिशेल फुकॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। माइकल अगर आप बोलोगे ना वो तो माइकल जैक्सन हो जाएगा ना। माइकल जैक्सन की स्पेलिंग क्या है ये देखो, ए ऐसा है ना, ये माइकल जैक्सन की स्पेलिंग है ना। तो लेकिन ये मिशेल है, मिशेल मिशेल मतलब MICHEL। अगर ये माइकल होते तो ए भी तो आता है यहाँ पे, है ना। तो अब देखो मिशेल फुकॉल्ट का जो आइडिया है ना वो आपको अपोजिट लगेगा एक हिस्टोरियन के आइडिया से। कौन से हिस्टोरियन थे? वो थे हमारे जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल। तो अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा कि जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल के अकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वही हम देखते हैं मिशेल फुकॉल्ट क्या बोल रहे हैं। द फ्रेंच हिस्टोरियन ऑफ द 20th century मिशेल फुकॉल्ट ब्रॉट फॉर द न्यू कॉन्सेप्ट इन हिस्टोरियोग्राफी. He, in his book Archaeology of Knowledge, argued that prevailing practice of arranging a history in historical events in a chronological order is not correct. अब देखो जो हमारे जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल है, उन्होंने बोला था कि हिस्टोरिकल इवेंट्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मिशेल फुकॉल्ट के हिसाब से ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना इम्पॉर्टेंट नहीं है ना। अब देखते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा। He drew attention to the fact that archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth. तो इनके हिसाब से जो आर्कियोलॉजी में क्या होता है कि हम पुराने डॉक्यूमेंट्स की हम खोज करते हैं, पुराने डॉक्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स, क्लोथ्स, जो भी पुरानी ज़माने से रिलेटेड चीज़ें हैं उनकी खोज को हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी। और इनके हिसाब से जो आर्कियोलॉजी है इससे हमें अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रुथ तो कभी नहीं पता चलेगा। हाँ, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एग्जैक्ट सच्चाई है वो आर्कियोलॉजी सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट, कपड़े, पुतले, स्टैचूज़ देख के हमें कभी भी अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रुथ तो हमें कभी नहीं पता चलेगा। हाँ, लेकिन इसमें क्या होता है, ये अटेम्प्ट करता है, क्या अटेम्प्ट करता है? टू एक्सप्लेन द वेरियस ट्रांजिशन इन द पास्ट। अब पास्ट में कितने सारे ट्रांजिशन हुए ये हमें ज़रूर एक्सप्लेन करेगा, लेकिन अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रुथ तो नहीं देगा। अगर मैं अभी आपसे फॉर एग्जांपल बोलूँ कि मान लो हमें एक 900 साल पुराना कॉइन मिला, हमें आप गए ग्रीस में। ग्रीस एक कंट्री है ना, GREECE वाला ग्रीस, वो तेल वाला ग्रीस नहीं, ग्रीक एम्पायर वाली कंट्री में आप गए, आपको 9 साल पुराना एक कॉइन मिला, उस पर एक राजा का मुंह बना हुआ था। फिर उसके बाद आपको इसके 50 साल बाद यानी कि आपको एक 800 साल, 100 साल का आप गैप मान लो, 800 साल पुराना आपको एक कॉइन मिला। पहले आपको एक 900 साल पुराना कॉइन मिला, फिर आपको एक 800 साल पुराना कॉइन मिला। अब ये 800 साल पुराने कॉइन पर आपको एक दूसरे राजा का फोटो दिख रहा है। तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि 900 साल पुराना कॉइन मतलब 900 साल पहले एक अलग राजा था और फिर 100 साल बाद एक अलग राजा आया, है ना। ये तो आप बता सकते हो आर्टिफैक्ट देखे, लेकिन क्या आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि वो राजा क्यों हटा, ये नया राजा क्यों आया, कैसे आया, क्या क्या हुआ उस राजा के आने के टाइम पे? क्या ये अल्टीमेट ट्रूथ, ये जो सारी चीज़ें कभी आपको कॉइन देख के पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। हाँ, बस आपको ये ट्रांजिशन ज़रूर पता चलेगा कि 900 साल पहले एक अलग राजा था और 800 साल पहले एक अलग राजा था, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल एग्जाम्पल लेके मैंने आपको इस लाइन का मतलब समझाया है।
द फुकॉल्ट फेल्ट दैट एक्सप्लेनिंग द ट्रांजिशन इन हिस्ट्री इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो फुकॉल्ट के हिसाब से ये ट्रांजिशन बताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, ट्रांजिशन बताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें अभी इससे क्या मतलब है कि वो राजा क्यों हटा, कैसे हटा, फिर क्या क्या हुआ उस राजा के आते टाइम। अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हमें पूरी हिस्ट्री पढ़नी है। तो हम ऐसे माइनर माइनर डिटेल्स हमें जानना उतना ज़रूरी नहीं है। मेन क्या जानना ज़रूरी है कि ट्रांजिशन क्या हुआ, कैसे हुआ, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ही कॉल्ड हिज मेथड एज आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो इनका ये जो मेथड था कि ट्रांजिशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो रैदर दैन द इवेंट्स, तो ये इस मेथड को हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। Foucault subjected so far the unacknowledged areas by historians। तो फोकॉल्ट ने ऐसे बहुत सारे अनएक्नॉलेज एरिया जिसको हिस्टोरियंस मोस्टली इग्नोर कर देते थे, उस सब्जेक्ट्स को भी फोकॉल्ट ने सामने लाया। जैसे कि पुराने ज़माने में क्या कौन से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते थे, जो मेडिसिन साइंस है उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड पार्ट है कि प्रिजन में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कैसे कैदियों को रखा जाता है, कैसे कैदियों का ध्यान रखा जाता है, कैसे उनसे काम कराया जाता है, कैसे उनसे उनकी सज़ा कटवाई जाती है। ये सारी चीज़ें तो कभी भी कोई हिस्टोरियन कभी इसकी बात नहीं करता था। ये पहले ऐसे इंसान थे जो इस बात को सामने लाए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अभी लास्ट आपका क्या है, दस द स्कोप ऑफ हिस्टोरियोग्राफी कंटिन्यूसली केप्ट एक्सपांडिंग। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि साल 1984 जब मिशेल फुकॉल्ट की डेथ हुई तो हिस्टोरियोग्राफी का एक्सपांशन रुक गया। वो आज भी बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ते रहेगा। हमें नई नई चीज़ें हिस्ट्री में मालूम पड़ती रही है हमेशा। राइटिंग द हिस्ट्रीज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक लिटरेचर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ड्राइंग एंड पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फिल्म्स एंड टेलीविजन एक्सेट्रा केम इनटू प्रैक्टिस। देखो अब धीरे धीरे देखो, पहले क्या था, राजा महाराजा और वॉर लीडर्स के बारे में हिस्ट्री थी। फिर वो हुई आम जनता के बारे में, कैसे वो ट्रीट करते थे, कम्युनिकेशन करते थे, कैसे वो इकोनॉमी संभालते थे अपने किंगडम की, ये सब चीज़ें हुई। फिर उसके बाद धीरे धीरे किसकी हिस्ट्री, लिटरेचर यानी कि जो लिखी हुई चीज़ें, आर्किटेक्चर, पुतले, स्कल्पचर, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, ये सब की हिस्ट्री को भी धीरे धीरे इंपॉर्टेंस मिलने लगी। तो ये तो आजकल में ये चीज़ें इंक्लूड हुई है। अब आगे अगर आप देखोगे तो आगे और चीज़ें इंक्लूड होगी, और नए नए तरीके निकलेंगे, और नई नई चीज़ें निकलेगी जिसकी हिस्ट्री इंक्लूड होती रहेगी। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, सॉरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री नहीं, हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, ये चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आपको आइडियाज़ दिए गए थे, जिसको मैंने आपको बहुत ज़्यादा सिंपल एग्जांपल्स लेकर सॉल्व करने का पूरा ट्राई किया है। मुझे उम्मीद है कि मेरे सिंपल एग्जांपल से आपको ये सारे जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ इस बुक में दिए गए वो बहुत ज़्यादा आसान तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।